हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अपूर्व पाठक जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। द होल स्टेज इज योर्स नाउ सर। तो विशाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों का अभिनंदन हमारे चैनल पर दोबारा ये हमें देखने के लिए। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं चाइल्ड बर्थ की, तो सोचे एक छोटा सा वीडियो उस पर बनाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हट करके अपने लीग से, और हम बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर। तो हम देखेंगे कि जेमिनी के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी आदमी को इनफर्टिलिटी का या इम्पोटेंसी का इशू है या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कुछ स्लाइड बनाई है और बस उसी के माध्यम से आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। तो क्या आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं विशाल जी? हाँ, ओके। तो जैसा कि स्लाइड पहले ही इंट्रोडक्शन में दे दिया हूँ कि ये चाइल्ड बर्थ का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वाकिफ कराना चाहेंगे एक ज्योतिष के एक कॉन्सेप्ट से, जिसे हम कहते हैं आरूढ़। आरूढ़ बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन्ड है, और महर्षि जैमिनी ने उसको और कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है वो बताया। तो आज हम आरूढ़ के माध्यम से ये समझेंगे कि चाइल्ड बर्थ में क्या इश्यूज आते हैं और कैसे हमें उन्हें आरूढ़ से देखना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आरूढ़ पे हो जाए। आरूढ़ का मायने होता है माउंटेड, अंग्रेजी, या जैसे हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रथ आरूढ़, रथ पे चढ़ा हुआ है, तो इट इज समथिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ समथिंग। आरूढ़ एक तरीके का मिरर इमेज होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए, हम क्विकली समझेंगे, जल्दी से समझेंगे कि आरूढ़ का कैलकुलेशन कैसे। आज आरूढ़ पे डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन आरूढ़ का कैलकुलेशन जल्दी से समझ लें। आजकल के सॉफ्टवेयर्स में हमें जैसे जेहुरा या कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में सब कैलकुलेटेड मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसकी कैलकुलेशन जल्दी से समझते हैं। किसी भी भाव का आरूढ़ निकालने के लिए आप देखिए कि भावेश उस भाव से कितनी दूर गया है, कितने घर दूर बैठा है। उदाहरण देता हूं, जैसे मेष लगन। मेष लगन में मान लीजिए कि मंगल तीसरे भाव में मिथुन में बैठा है, बराबर। तो आप ये देखिए कि मंगल मेष से तीसरे भाव में गया, मिथुन में। तो अब आपको करना यह है कि मिथुन से 3 भाव और काउंट करने हैं आगे की ओर। तो मिथुन 1, कर्क 2 और सिंह 3। तो जो आरूढ़ बना, आरूढ़ लगन बना, वो सिंह राशि में बना। इसी तरीके से हमें सारे घरों का आरूढ़ निकालना है। ठीक है, वही उदाहरण मैंने यहाँ पे समझाया है। अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ का ये मानना है कि आरूढ़ कैलकुलेट करते समय एक्सेप्शंस यूज करने चाहिए, और कुछ का मानना है कि आरूढ़ कैलकुलेट करते समय एक्सेप्शंस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो हम लेकर के चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड रूल लेकर के चल रहे हैं कि हमें एक्सेप्शंस फॉलो करने चाहिए। ठीक है। अब है क्या और क्यों फॉलो करना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। कहते हैं कि प्रथम और सप्तम किसी भी भाव का वो भाव, और वहां से सप्तम भाव सत्यपीठ होता है, और बाकी सारी जगह मायापीठ होती। माया माने एक रिफ्लेक्शन कहीं और हो सकता है, लेकिन एक सत्यता पूर्णता सच नहीं हो सकता। और पूर्णता सच जो सत्यपीठ कहलाता है वो होता है 1 और 7 एक्सिस। ये वजह है कि 1 और 7 एक्सिस में किसी भी भाव से आरूढ़ नहीं पड़ सकता। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिए हैं, और अगर कहीं पड़ रहा है, जैसे मेष लगन में मंगल लगन में, तो अब ऐसे तो कहीं गया नहीं, वहीं का वहीं रह गया। तो अगर हम काउंट करें तो वहां से 1 आया तो आरूढ़ लगन में ही आ गया। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन फॉलो करेंगे तो आपको वहां से 10 घर और गिनती गिननी पड़ेगी, और 10th भाव बनेगा आरूढ़। ये सारी कैलकुलेशन हो सकता है मेरे पहले बोलने पे थोड़ी सी जटिल लग रही हो, लेकिन है ये बहुत सरल। ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर लग्नेश लगन में बैठा होगा तो दसम भाव आरूढ़ बनेगा, अगर लग्नेश चतुर्थ में बैठा होगा तो चतुर्थ खुद आरूढ़ बनेगा, अगर लग्नेश सप्तम में बैठा होगा तो सप्तम से 10th हाउस आरूढ़ बनेगा, और अगर दसम में बैठा होगा तो 4th हाउस आरूढ़ बनेगा। ये रही कुछ कैलकुलेशन की बातें जो कि कभी हम डिटेल आरूढ़ के ऊपर ही जब डिस्कशन करेंगे तो उसको बहुत इलेबोरेट ढंग से समझेंगे, लेकिन आज के लिए मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन पार्ट इतना ही रखना चाहिए। अब हम स्ट्रेट अवे आ जाते हैं अपने रूल्स पर। हमें करना क्या है, हमें तीसरे भाव का और नवम भाव का आरूढ़ निकालना है। अब सवाल आता है कि तीसरा भाव क्यों? तीसरा जो नैसर्गिक भाव है वो मिथुन राशि होती है, मिथुन माने मेटिंग, और काम त्रिकोण का स्टार्टिंग है, तो वो लगन से तीसरा भाव दिखाता है आपकी कैपेबिलिटी कि आप चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, फिजिकली इफ यू आर केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। अब नवम भाव क्यों? क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, तो वहां से तीसरा भाव उनका मैथुन, तो हम ये दोनों भाव का आरूढ़ निकालेंगे, ठीक है। और इसको सरलता से लिखने के लिए हम इसे A3 या A9 से दर्शाएंगे। जगन्नाथ होरा जब आप देखेंगे तो उसमें ये A3 या A9 से दिखाया गया, ठीक है। अब हमें दूसरा काम भी करना है। आप ये देखिए कि सूरज जो है वो आत्मा का कारक है, और जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो एक नई आत्मा धरती पर जन्म लेती है, तो हम सूरज से भी तीसरे घर और सूरज से नवम भाव का आरूढ़ निकालेंगे, ये देखने के लिए कि क्या इतनी फर्टिलिटी है कि वो स्पर्म्स आत्मा को बियर कर सके, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें लगन से तीसरे भाव और नवम भाव का आरूढ़ निकालना है, और हमें सूरज से तीसरे भाव और नवम भाव का आरूढ़ निकालना है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आरूढ़ निकालने के बाद हमें करना क्या। सर्वप्रथम पहला रूल, शुक्र और बुध अगर इन आरूढ़ पे इनके साथ हो जाएंगे तो इनफर्टिलिटी आती है। किसी भी आरूढ़ से A3 या A9 से अगर शुक्र या बुध का युति हो गया तो ये समझिए कि इनफर्टिलिटी इशू। ऐसे कंडीशंस में आप मेडिकल कंडीशन पे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर सूरज इन आरूढ़ से 6, 6, 8, 12 या दूसरे भाव में बैठेगा तो उसकी मैं बताऊं कि जो सोल को लाने की क्षमता है, जो आत्मा को लाने की क्षमता है, उसी में बहुत भारी कमी है, ठीक है। फिर से बता दूं, A3 या A9 से बुध या शुक्र कंजॉइन करें, या सूरज उनसे 2, 6, 8 या 12 में हो, तो ये समझिए कि इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं। ये हैं महर्षि जैमिनी के रूल। अब हम इसको हॉरोस्कोप के मायने से समझते हैं। क्या विशाल जी आप ये स्लाइड अच्छे से देख पा रहे हैं, या मैं जगन्नाथ होरा में ही खोल? जगन्नाथ होरा में ही खोल दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। एक सेकंड। आपको ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है जगन्नाथ होरा की? अब हम देखिए, अब हमको इसमें करना क्या है कि हमें 3rd हाउस का और हमें 9th हाउस का आरूढ़ निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा A3 और A9 से वो दर्शाते हैं कि जगन्नाथ होरा में आरूढ़ क्या है। पहला रूल हमने क्या बोला था कि पहले रूल में हमने बोला था कि A3 या A9 अगर शुक्र या बुध से कंजंक्शन कर लें या उनसे सूरज 2, 6, 8 या 12 में होगा तो इनफर्टिलिटी इश्यूज आएंगे। आप A3 पहले चलते हैं। A3 में देखिए है तो ये बुध की राशि, बृहस्पति बैठे हैं,
और A3 से अगर हम सूरज को देखें तो वो सप्तम भाव में है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। A9 को देखें, A9 हमारा जो है वो 12वें घर में आ रहा है और वहां पर शुक्र है। तो हमारा पहला रूल, A3 या A9 से शुक्र या बुध का कंजंक्शन होने पर इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। और फिर देखिए सूरज वहां से 12वें बैठा है, इनको चाइल्ड बर्थ की समस्या है। ठीक है, आगे हम इसकी रेमेडी भी समझेंगे, लेकिन क्विकली हम सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसे करना कैसे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक, और इसे देखते हैं। अब देखते हैं इसे, A3 और A9 फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा A3 जो है वो इसमें बैठा है लगन पर, ये देखिएगा कि ये बुध की राशि है। ठीक है, और A9 हमारा बैठा है छठे भाव में। ठीक है, अब हम A3, इसमें कोई शुक्र और बुध कंजॉइन नहीं है लेकिन बुध की राशि में। अब हम देखते हैं कि A3 से सूरज अष्टम में है। ठीक है, आरूढ़ पद थर्ड से सूरज अष्टम में है। ये है 1979 का बर्थ इनका, ये इंसान, और इनके कोई भी प्रोजेनी नहीं है ड्यू टू द इनफर्टिलिटी इश्यूज। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट इसको समझने का। अब हम शेयर करना चाहते हैं कि क्या रेमेडीज भी हम इसकी दे सकते हैं या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। जैसे सारे दर्शकों का पिछले कई वीडियोस में ये रहता है कि रेमेडीज नहीं बताते सर, तो रेमेडीज के साथ भी आज हम आए हैं। अब आप देखिए कि अगर प्रॉब्लम है कि सूरज A3 या A9 या सूरज अपने थर्ड हाउस से या नाइन्थ हाउस के आरूढ़ से 2, 6, 8 या 12 में बैठा है, तो जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि गायत्री मंत्र कैसे रिसाइट किया जाए, आप उसे देखिए। उसे सवितुर गायत्री कहते हैं, प्रसव कारका कहते हैं इसको। तो वो गायत्री ऐसे में 108 बार रोज पढ़ने से इस इशू का निवारण होता है, इस समस्या का निवारण होता है सवितुर गायत्री। अगर सूरज 2, 6, 8 और 12 में हो A3 या A9 से, तो सवितुर गायत्री इज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, इन केस अगर बुध या शुक्र का इशू हो, तो ये कहते हैं कि रेमेडी में कि मृगशिरा के जो महीना आता है, जो हमारा लूनर कैलेंडर है, उसमें जो मृगशिरा का महीना आता है रफली दिसंबर के आसपास, उसमें मंगलवार से फास्टिंग करने पर ये इश्यूज दूर होते हैं। ठीक है, तीसरा ये छोटा सा और वो है कि अगर सिर्फ एक ही कोई आरूढ़ अफ्लिक्टेड हो, तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी देने के बजाय, ज्योतिष की रेमेडी देने के बजाय उन्हें मेडिकल रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करें, ये सारे साथ में, क्योंकि वो क्योरेबल होती है, आज के टाइम में काफी एडवांस हो चुकी है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हमें ज्योतिष में ये भी दिखाती हैं कि कर्स क्या हो सकता है, श्राप क्या हो सकता है। पंचम भाव का अगर हम देखें तो नैसर्गिक कारक गुरु है, पुत्र कारक कहते हैं। अगर गुरु की राशियां और गुरु शनि या मंगल से अफ्लिक्टेड हो, मतलब उनकी दृष्टि हो या उनकी राशियों में गुरु की राशि में बैठे, और पंचमेश अष्टम भाव में चला गया है, तो ये जानिए कि ये पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण का या किसी ज्योतिषी का श्राप लगा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि गुरु की राशि में अगर शनि या मंगल बैठे हो या गुरु को शनि या मंगल दृष्टि करते हैं और पंचमेश अष्टम में गया हो, पीड़ित हो, तो ये जानिए कि ये किसी ब्राह्मण का या किसी ज्योतिषी का पिछले जन्म का श्राप है, जो फलीभूत हो रहा है इस बार कि आपके कोई भी संतान नहीं है। इसकी रेमेडी, इसकी
जो ज्योतिष में प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी है, वो कहते हैं कि सोमवार के दिन एक तो व्रत रहिए और दूसरा सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करिए। इसके अलावा भगवान शंकर के अलावा कोई भी इस श्राप का निवारण नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन था, और इसी तरीके की और वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। थोड़ा सा मे बी एडवांस कॉन्सेप्ट लगे आप लोगों को आरूढ़ का, लेकिन प्रयास करने पे बहुत सिंपल है और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सही। ठीक है हाँ विशाल जी, तो हाँ, चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार।